नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के कालक्रम, उसके वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न कालों में बांटने का जो श्रेय है, वो जॉर्ज ग्रीसन जी को जाता है और उन्होंने अपने ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 में प्रकाशित हुआ था, उसके माध्यम से भारतीय हिंदी साहित्य को विभिन्न कालों में बांटने का प्रयास किया था। तो मुख्य रूप से अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा जाता है। जो प्रथम है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, फिर तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा आधुनिक काल। आदिकाल को हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं और आधुनिक काल को हम गद्य काल के नाम से जानते हैं। यहां पर अगर इसकी समय सीमा की बात करें तो इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। तो हमने यहाँ जो काल सीमा निर्धारण की है वो उस आधार पर है कि ज्यादातर जो विद्वान हैं वो इसी सन के ऊपर सहमत हैं। तो आदिकाल कुछ विद्वान इसको 650 ईस्वी से मानते हैं, जबकि ज्यादातर जो विद्वान हैं 1050 से 1350 ईस्वी तक इसका काल समय मानते हैं। अगर हम भक्ति काल की बात करें तो इसकी समय सीमा निर्धारण 1350 से 1650 ईस्वी तक मानते हैं और अगर रीति काल की बात की जाए तो 1650 से 1850 ईस्वी तक इसको माना जाता है और 1850 से अब तक ये आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल के अंदर ज्यादातर रासो साहित्य की रचना की गई। ये ऐसे साहित्य था जिसमें वीर रस से परिपूर्ण रचनाओं की रचना ज्यादातर की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें और कोई रचनाएं नहीं थी। काफी और भी रचनाएं हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। आदिकाल का अगर हम साहित्य का वर्गीकरण करें तो इसमें सिद्ध साहित्य भी आता है, नाथ साहित्य भी आता है, जैन साहित्य भी आता है और जिसकी रासों की हम बात कर रहे थे वो रास साहित्य भी आता है और लौकिक साहित्य भी आता है। सिद्ध साहित्य मुख्य रूप से 7वीं सदी में था, जो एक किस्म से जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो 84 बौद्ध सिद्ध हुए हैं, उनके बारे में था, उनका साहित्य उसके अंदर आता है। नाथ साहित्य 9वीं सदी में जो नाथ संप्रदाय के जो संत हुए उनका साहित्य आता है। जैन साहित्य जैन धर्म से संबंधित साहित्य है और राज साहित्य जिसमें वीर और श्रृंगार रस की रचनाएं रची गई, ऐसा राजस्थानी जो बोली और भाषा के जो ये ग्रंथ इसके अंदर आते हैं। इसके साथ साथ मध्यकाल से पहले के जितने भी ग्रंथ हैं वो लौकिक साहित्य में आएंगे, क्योंकि समाज का एक अलग धारा भी बह रही होती है जिसको लौकिक साहित्य आप कह सकते हैं। और जैसे कि अब रास साहित्य की हमने बात की थी, तो रास साहित्य में सबसे पहले अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज रासो की रचना हुई चंद्रबरदाई के द्वारा। ये मुख्य रूप से रासो साहित्य के ग्रंथ हैं। बीसल देव रासो नरपति नाला के द्वारा रचा गया। परमाल रासो जगनिक के द्वारा इसकी रचना हुई। खुमान रासो दलपत विजय के द्वारा, हमीर रासो सारंगधर के द्वारा और विजयपाल रासो खुमान कवि के द्वारा। और आदिकाल के कई और भी नामकरण किए गए हैं। यानी आदिकाल जो नाम दिया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको चारण काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको बीजक काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको वीरगाथा काल कहा है और राहुल शंकरतायन जी ने इनको सिद्ध सामंत काल कहा है। तो ये हमने आदिकाल के बारे में विस्तार से जाना, जो कि 1050 से 1350 ईस्वी तक माना जाता है। हालांकि कुछ विद्वान इसको 650 ईस्वी से भी मानते हैं, लेकिन ज्यादातर का मत ये है कि 1050 से 1350 ईस्वी तक ये माना जाता है। तो हम आदिकाल की यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। अगर हम पूर्व मध्य काल, जिसको हम भक्ति काल की संज्ञा देते हैं, इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है।
सीमा निर्धारण 1350 से 1650। और आप ये देख सकते हैं कि जो भक्ति काल था ये मुख्य दो धाराओं में बटा हुआ था, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। और निर्गुण भक्ति धारा में दो फिर शाखाएं थी, एक ज्ञानाश्रय शाखा और एक प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा जिसे हम संत काव्य धारा भी कहते हैं, इसके कबीर और रैदास जी आप भली भांति जानते हैं। इसके अलावा प्रेमाश्रय शाखा में सूफी काव्य धारा मुख्य थी और जायसी आदि इसके प्रमुख कवि हैं। अगर हम सगुण भक्ति काव्य धारा की बात करें तो ये भी दो भागों में विभक्त थी। राम भक्ति काव्य धारा जिसके तुलसीदास जी प्रमुख कवि हैं, और कृष्ण भक्ति काव्य धारा जिसके सूरदास जी और मीराबाई इसके प्रमुख कवित्री हैं। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं भक्ति काल के बारे में। जो भक्ति काल था उसकी शुरुआत सबसे पहले दक्षिण के अलवार और नयनार संतों द्वारा की गई थी। यानी जो भक्ति की एक जो लहर थी वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आई थी, और दक्षिण में जो अलवार संत थे और नयनार संत थे उनके द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और 12वीं शताब्दी में जो रामानंद जी थे वो ये आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए थे। कबीरदास जी के गुरु जी थे। इस आंदोलन को चैतन्य महाप्रभु, नामदेव जी, संत तुकाराम जी, जयदेव जी इत्यादि प्रमुखता इन्होंने प्रदान की। ये सारे जो संत थे इन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया। भक्ति आंदोलन का जो उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था हिंदू धर्म और समाज में सुधार करना, इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच में समन्वय स्थापित करना। ये मुगल का दौर था और यह जो भक्ति काल था यह भक्ति आंदोलन ये काफी हद तक अपने उद्देश्य में सफल भी हुआ था। आप इसका समय सीमा 1350 से 1650 नोट कर सकते हैं। इस दौरान जो कवि हुए हैं प्रमुख रूप से सूरदास जी, इनकी रचनाएं हैं सुर सागर, सुर सारावली, साहित्यिक लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर गीत, सुर संग्रह और सुर पचीसी। कबीरदास जी जिन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है, बीजक इनका ग्रंथ का नाम है जिसमें साखी, शबद और रमैनी संकलित हैं। मीराबाई जी एक प्रमुख कवित्री हैं इस दौर की। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठा के पद ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और ये कृष्ण भक्त मानी गई हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी जो कि सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, पद्मावत, अखरावट, बारहमासा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी भारतीय जनमानस के कवि, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, कृष्णावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामलला, नच्छु, रामाज्ञा, प्रश्नावली और बरवे रामायण इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ये भक्ति काल के कुछ प्रमुख कवि थे और उनकी रचनाएं थी। और भक्ति का जो एक आंदोलन था वो किस प्रकार से दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आया और भारतीय जो संत थे उन्होंने इसमें इनका क्या उद्देश्य था इस आंदोलन को लेकर, इसके बारे में हमने चर्चा की। हम बात करते हैं, हम आदिकाल की बात कर चुके हैं, हम पूर्व मध्यकाल के बारे में बात कर चुके हैं जो भक्ति काल है। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वो है उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल जो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना गया है और बिहारी इसके प्रमुख कवि हैं। ये रीतिकाल आगे जाके 3 भागों में विभक्त था, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। रीतिकाल यानी रीति का अर्थ होता है काव्यांग निरूपण। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रीति का क्या अर्थ है, तो रीति का अर्थ है काव्यांग निरूपण यानी काव्य के कविता के विभिन्न अंगों का निरूपण करना ही रीति काल की एक प्रमुख विशेषता है। रीतिकाल यहाँ पर 3 भागों में विभक्त है। अगर हम बात करें तो रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं केशवदास जी, इनकी रचनाएं हैं रामचंद्रिका, जहांगीर जयचंद्रिका, छंदमाला, विधान गीता। रीति मुक्त के हैं घनानंद जी, सुजान सागर, सुजान संबोधन, रस केली वल्ली, वीरे लीला, कृपाकांड।
और रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी जी, बहुत प्रसिद्ध हैं और इनकी रचना बिहारी सतसई बहुत प्रसिद्ध है। ये बहुत बार एग्जाम में आती है, प्रमुख से इसके पूछा जाते हैं। रीतिकाल के कुछ अन्य नाम भी रखे हैं। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल ये आचार्य शुक्ल द्वारा रखा गया है। अलंकृत काल मिश्र बंधु जी के द्वारा रखा गया है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा इसको श्रृंगार काल कहा गया है। रीतिकाल के कुछ अन्य कवि भी हैं जिस प्रकार से रीतिबद्ध काव्य धारा के हैं चिंतामणि, केशवदास और मतीराम जी। रीति मुक्त काव्य धारा के हैं गणानंद, आलम, बोधा, ठाकुर जी और रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी जी। तो अभी हमने देखा कि रीतिकाल का जो वर्गीकरण था वो किस प्रकार से 3 भागों में विभाजित था और इसका जो समय सीमा है 1650 से 1850 ईस्वी का है। इसके नामकरण के बारे में भी हमने बात की और अभी बात करते हैं हम आधुनिक काल की, जो कि हम गद्य काल कहते हैं और ये 1850 ईस्वी से अभी तक लगातार चला आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि जो आधुनिक युग है वो भारतेंदु से शुरू होता है और 1850 से 1900 ईस्वी तक ये भारतेंदु युग आप इसके बारे में बात करेंगे और 1900 से 1920 ये द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग इसको कहा गया और 1920 से 1936 ये छायावादी युग कहा गया और 1936 से 1943 प्रगतिवादी काव्यधारा और 1943 से 1951 ये प्रयोगवाद के दौर रहा और 1951 से अब तक ये नई कविता का दौर है। तो छायावाद के बाद प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता ये छायावादोत्तर काल के नाम से जाने गए। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतेंदु युग किस प्रकार का था, क्या क्या विशेषताएं थी। भारतेंदु युग जैसा कि आप जानते हैं कि 1850 से 1900 के बीच में इसका समय सीमा निर्धारण की गई है और भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार माना जाता है। आधुनिक जो साहित्य है, हिंदी साहित्य, उसके प्रणेता थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और भारतेंदु युग को आधुनिकता का प्रवेश द्वार माना जाता है और भारतेंदु को ही हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह कहे जाते हैं। तो बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पुनर्जागरण के प्रवर्तक कौन है या आधुनिकता का प्रवेश द्वार कौन से युग को कहा जाता है, तो है भारतेंदु युग। डॉक्टर नगेंद्र जी ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कविता को रीतिकालीन दरबारी कवि और श्रृंगार प्रधान वातावरण से निकालकर उसका जनता से नाता जोड़ा। आपने देखा होगा अभी तक कि जो तीसरा विभाजन था वो रीतिकालीन था, लेकिन रीतिकालीन जिस प्रकार दरबारी संस्कृति तक सीमित था उसको आधुनिक काल में भारतेंदु द्वारा आम जनता से जोड़ दिया गया। भारतेंदु युग की कविता में प्राचीन और आधुनिक काव्य प्रवृत्तियों का समन्वय दिखाई देता है, यानी कुछ सांस्कृतिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर कुछ प्राचीन चीजें भी हैं और उसके अंदर पश्चिम या आधुनिक शिक्षा के द्वारा जो आधुनिक काव्य की प्रवृत्तियां थी वो उनका भी समन्वय दिखाई देता है। इस दौर के कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, अंबिका दत्त व्यास जी, लाला सीताराम बीए, सत्यनारायण कविरत्न, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह जी, बाबू राधाकृष्ण दास जी, जगन्नाथ रत्नाकर जी और राधाचरण गोस्वामी जी। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रताप नारायण मिश्र जी किस दौर के कवि हैं, तो ये भारतेंदु युग के कवि हैं। आगे हम बात करेंगे द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक माना जाता है। इस युग की विशेषता यह कि इसमें देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना से युक्त रचनाएं रची गई। ये वो दौर था जब महात्मा गांधी का एक किस्म से पदार्पण हो रहा था और भारत में आजादी के आंदोलन को लेकर कुछ कुछ सुगबुगाहट होना शुरू हो गई थी। तो इस दौर के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी, रायदेव प्रसाण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली शरण गुप्त जी, रामनेश त्रिपाठी जी, बाल मुकुंद गुप्त, लाला भगवान दीन, लोचन प्रसाद पांडे जी और मुकुटधर पांडे जी। तो इन्होंने जो ये रचनाएं रची हैं
जो रचनाएं हैं आप इनको नोट कर सकते हैं। ये देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाएं थी। ये द्विवेदी युग के बारे में हमने जाना और अब बात करते हैं छायावादी युग के बारे में, जो 1920 से 1936 के बीच में माना जाता है। छायावाद एक किस्म से मध्यम वर्गीय चेतना के काव्यात्मक विद्रोह का दूसरा नाम है। इस काल की परिस्थितियों और विचारधाराओं के विविध रूप में जीवन और काव्य को प्रभावित किया था। पूंजीवाद का विकास हो रहा था और व्यक्तिवाद का जन्म हो रहा था, क्योंकि जो समाजवाद है उसमें कहीं ना कहीं एक समाज को महत्व दिया जाता है, लेकिन पूंजीवाद के अंदर व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। और अमेरिका द्वारा जिस प्रकार से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले की जो स्थितियां थी उसके द्वारा जो पूंजीवाद का एक विजय थी, तो उसके महत्व को देखते हुए पूंजीवाद का विकास और व्यक्तिवाद का जन्म हुआ था। और जब व्यक्तिवाद का जन्म होता है तो स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियां भी बढ़ती है और युद्धों का प्रभाव भी था। कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध का इसके ऊपर प्रभाव था और राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी का जो आंदोलन था वो शुरू हो चुका था। ये सब चीजें समाज में आजादी के प्रति प्रेम का जागरण, नई पीढ़ी पर पश्चिमी सभ्यता का रंग था, क्योंकि विदेश में जो अपने नवयुवक हैं वो शिक्षा ग्रहण करके वापस भारत में जब आते थे उनके ऊपर पश्चिमी सभ्यता का रंग भी रंगा हुआ था। और अंग्रेजी के जो रोमांटिक कवि थे उनसे भी प्रभावित होकर इस प्रकार के जो छायावाद को जन्म हुआ था। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनका प्रभाव छायावाद पर पड़ा था और ये एक प्रवृत्ति के रूप में उभर कर आए हैं। जो छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रानंद पंत जी और महादेवी वर्मा जी, ये 4 स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की रचना झरना, आंसू, लहर, कामायनी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। सुमित्रानंदन पंत जी उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। और महादेवी वर्मा जी निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्या गीत, यामा, दीप शिखा और सप्तवर्णा। तो ये हमने जाना छायावादी काव्य आंदोलन के बारे में, छायावादी कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। और अभी हम बात करेंगे प्रगतिवादी युग के कवि, प्रगतिवादी जो काव्य धारा थी या साहित्य था उसकी क्या क्या उद्देश्य थे। प्रगतिवादी कवियों ने व्यक्तिगत सुख दुख के भावों की अपेक्षा, छायावाद में क्या हो रहा था, व्यक्तिगत सुख दुख की बात हो रही थी, व्यक्तिवाद की बात थी, लेकिन प्रगतिवादी काव्य चेतना के अंदर व्यक्तिगत सुख दुख के भावों की अपेक्षा जो समाज है उसको महत्वपूर्ण भूमिका आती है। तो समाज में गरीबी, भूखमरी, अकाल, बेरोजगारी, ये जो सामाजिक समस्याएं थी इनकी अभिव्यक्ति पर बल दिया गया। प्रगतिवादी काव्य में काव्य को कला के लिए न मानकर कला को जीवन के लिए माना। यानी कला का जो स्वरूप है वो जीवन में किस प्रकार से कार्य कर सकता है, उसकी बेहतरी के लिए क्या कार्य किया जा सकता है, ऐसा प्रगतिवादी युग के कवियों का मानना था। इस दौर के जो कवि थे जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थे, केदारनाथ अग्रवाल जी, रामविलास शर्मा जी, नागार्जुन जी, रागे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन और त्रिलोचन जी। तो ये ऐसे कवि थे जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित होकर काव्य रचना कर रहे थे। आप इनके केदारनाथ अग्रवाल जी ने जिस प्रकार से युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और अवलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, और इस प्रकार से जितने भी आप हैं यहाँ पर इनकी जो रचनाएं दी गई हैं आप इनको नोट कर सकते हैं। तो ये सभी प्रगतिवादी युग के कवि थे जिनके बारे में हमने बात की। इनकी किस प्रकार की विचारधारा थी, प्रगतिवादी विचारधारा में कौन सा दर्शन काम करता है, मार्क्सवादी दर्शन काम करता है, और इन्होंने व्यक्ति की अपेक्षा समाज को महत्वपूर्ण स्थान दिया। आगे हम बात करते हैं प्रयोगवाद की। जो प्रयोगवाद है 1936 से 1943 तक इसकी सीमा निर्धारण किया गया है और प्रयोगवाद का उदय प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में हुआ था। यानी प्रगतिवाद जिसके बारे में हमने अभी बात किया, जो मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित था, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का जन्म हुआ। यह स्वाभाविक था कि प्रयोगवाद समाज की तुलना में व्यक्ति को और विचारधारा की तुलना में अनुभव को ज्यादा महत्व देता था। यानी जो
प्रगतिवाद है वो समाज को महत्व देता है, जबकि प्रयोगवाद है वो व्यक्ति को महत्व देता है। विचारधारा की अपेक्षा वो अपने स्वयं के अनुभव को ज्यादा महत्व देता है, विषय वस्तु की तुलना में कलात्मकता को महत्व देता है। इसके जो प्रमुख कवि हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी थे। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, आर्यो, करुणा, प्रभा में, आंगन के पार द्वार, इत्यलम, इंद्रधनुष रोदे हुए। इस प्रकार से बहुत सारी रचनाएं हैं। भारतभूषण अग्रवाल जी, गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुटेडा है, भूरी भूरी खाकदुल, प्रभाकर माचवे जी और गिरजा कुमार माथुर जी, नाश और निर्माण, धूप के आन, शिला, पंख, चमकीले मंजीर। इस प्रकार की बहुत सारी रचनाएं प्रयोगवाद के जो कवि थे उन्होंने रची, और अज्ञेय जी इनके महत्वपूर्ण कवि थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो अभी हमने प्रयोगवाद के बारे में देखा, जाना, और अभी बात करते हैं नई कविता की। नई कविता 1951 से अभी तक चली आ रही है। इसके बीच में साठोत्तरी कविता की भी बात चलती है, लेकिन हम सिर्फ इसी के अंदर इसकी बात करेंगे। नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता है, यानी 1951 इसका माना जाता है, और 1947 में भारत आजाद हुआ, यानी वही दौर था जब एक नया भारत जन्म ले रहा था। उसमें नई कविता अंगड़ाई ले रही थी, जिसमें नवीन भाव बहुत था, नए मूल्य थे, नया शिल्प विधान था। नई कविता में मानव का वह रूप जो दार्शनिक है, वादों से परे है। वाद यानी मार्क्सवाद, ये दूसरे वाद, जितने भी वाद हैं उनसे परे है, जो एकांत में प्रकट है और जो प्रत्येक स्थिति में जीता है, प्रतिष्ठित हुआ है। नई कविता ने लघु मानव को संघर्ष को बार बार उकेरा है, यानी लघु मानव एक आम आदमी के संघर्ष को बार बार इन्होंने उकेरा है। नई कविता के जो दौर के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, बहुत इनकी प्रसिद्ध हैं, गीत फरोश, सन्नाटा, चकित है दुख, शमशेर बहादुर सिंह, इतने पास अपने, ये एक चित्रकार भी थे और कवि भी थे। शमशेर बहादुर सिंह, बहुत अच्छी कविताएं इनकी हैं, आपको पढ़ने को मिलेंगी। बात बोलेगी हम नहीं, काल तुझसे होड़ है मेरी, कुंवर नारायण जी, आमने सामने दूसरा कोई नहीं, चक्रव्यूह, दुष्यंत कुमार जी, सूर्य का स्वागत, गजलकार भी रहे, साय में धूप, आवाजों के घेरे, जगदीश गुप्त जी, नाव के पांव, शब्द दंश, बोधि वृक्ष और सम्बुक, रघुवीर सहाय जी, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध। श्रीकांत वर्मा जी की रचनाएं हैं, दिनारंभ, भटका मेघ, मगध, माया दर्पण, नरेश मेहता जी, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को और उत्सव। तो ये नई कविता के कवि थे जो, और उन्होंने आजादी के बाद जिस प्रकार से एक नया अनुभव देश के लिए था और समाज के लिए था, उसको इन्होंने स्वर दिया। तो आज हमने मुख्य रूप से जो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा जाता है, आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल, जिसे हम वीरगाथा काल, भक्ति काल और रीति काल और गद्य काल के नाम से जानते हैं, इन सभी की विस्तृत रूप से चर्चा की। आशा है ये आपको पसंद आई होगी। तो